गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी, जबकि यह फसलों की कटाई का समय था। पर कुछ दिन पहले सब कुछ ठीक था। फसलों की कटाई का समय आ गया था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। भाई, इस बार सबकी फसल अच्छी दिख रही है। हाँ, सही कहा रामू भाई। मैं इस बार फसल बेचकर साहूकार का सारा कर्ज चुका दूंगा। हाँ, मैं भी घर की मरम्मत करूंगा। चलो मिलते हैं कल। हे भगवान, इस बार बरसात सही समय पर हो जाए तो सबका भला हो जाएगा। हाँ जी, इस बार सब ठीक होगा। ठीक है, ऐसा ही हो। अचानक आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कती है, भारी बारिश होती है। ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अब क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक होगा। लेकिन बारिश नहीं रुकती और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। खेतों में सिर्फ पानी ही पानी रह जाता है और किसानों की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। रामू की भी सारी फसल खराब हो जाती है। वो खेत के बीच खड़ा होकर टूटे मन से कहता है, हे भगवान, इस बार तो हमारी सारी उम्मीदें डूब गईं। अब साहूकार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? बर्बादी के बाद भी कर्ज तो कर्ज ही था। साहूकार ने अपना हिसाब मांगा। रामू, कर्ज लौटाओ वरना तुम्हारी जमीन मेरी। साहूकार जी, फसल बर्बाद हो गई है, थोड़ा समय दीजिए। 2 दिन का समय देता हूँ। अगर पैसे नहीं लौट आए तो तुम्हारी जमीन मेरी। रामू बेबस था। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन साहूकार नहीं माना। रामू घर वापस आता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। 2 दिन का समय दिया है साहूकार ने। अगर पैसे न दिए तो जमीन छीन लेगा। अब हम क्या करेंगे रामू? ये घर, ये खेत ही तो हमारी सारी उम्मीद थे। रामू चुपचाप बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। मजबूर होकर रामू अपनी जमीन साहूकार को दे देता है। अब ये जमीन मेरी हुई। देख लिया, कर्ज न चुका पाए तो क्या होता है। रामू चुपचाप वहां से चला जाता है। उसके कदम भारी हो चुके हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल पर बोझ। जमीन छिन जाने के बाद रामू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, जंगल से लकड़ी काटकर बेचना। रामू रोज लकड़ियां काटता और उन्हें घर ले जाता। उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाता। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां पर एक साधु आते हैं। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? नहीं साधु महाराज, मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है, पर मेरे पास 5 रुपए हैं। आप पास के ढाबे से भोजन कर सकते हो। रामू के पास और पैसे नहीं थे, फिर भी उसने वो 5 रुपए साधु को दे दिए। बेटा, तुमने अपने पास कुछ न होते हुए भी मेरी मदद की है। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं। इस जंगल में एक बाजार लगता है। मैं तुम्हें उसका रास्ता बता देता हूं। तुम वहां से सामान खरीदकर बेच देना और अपना घर चलाना। इतना बोलकर साधु वहां से चला जाता है। रामू भी घर चला जाता है, लेकिन साधु की कही बातें उसके मन में ही घूमती रहती हैं। अगले दिन रामू किसी को बिना कुछ बताए चुपचाप जंगल की ओर निकल जाता है। रामू कांपते कदमों से आगे बढ़ता जाता है और साधु द्वारा बताए गए रास्ते को याद करते हुए चोर बाजार ढूंढने लगता है। रामू काफी देर जंगल में भटकने के बाद अचानक रुक जाता है।
पेड़ों के बीच से एक चमकती हुई रोशनी और शोरगुल की आवाजें आती हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसके सामने चोर बाजार था। रामू धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर कोने में लगी 2 दुकानों के पास जाता है। ये बाजार में क्या क्या मिलता है? यहाँ वो हर चीज मिलती है जो तुम्हें चाहिए। तो फिर चावल और गेहूं की क्या कीमत है? तुम कोई भी अनाज लो, सब 1 रुपए का 50 किलो है। अरे वाह! तो फिर मुझे 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं दे दो। रामू दुकानदार को पैसे देकर जितना अनाज वह उठा पाता है लेकर गांव की तरफ चल पड़ता है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद उम्मीद और खुशी झलक रही होती है। रामू बोरी लेकर घर आता है। उसकी पत्नी हैरानी से देखती है और पूछती है, ये अनाज कहाँ से आया रामू? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। ये सब भगवान की दया है। मुझे एक साधु बाबा ने एक जगह बताई है, वहाँ अनाज बहुत सस्ता मिलता है। सच रामू? अगर ऐसा है तो अब हमारा घर फिर से चल पाएगा। रामू, ये तो बहुत सारा अनाज है। एक काम करो, कुछ तुम दुकान पर बेच दो तो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। हाँ, ये ठीक कह रही हो। अगर अनाज बेच दिया तो घर का खर्च भी चलेगा और कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। रामू अनाज की बोरियां उठाकर पास के किराना स्टोर पर जाता है। रामू बोरियां बेच देता है और उसके हाथ में अच्छे पैसे आ जाते हैं। उसके चेहरे पर संतोष और उम्मीद की चमक आ जाती है। अगले दिन फिर से रामू चोर बाजार जाता है। इस बार वह और भी सामान खरीद लाता है, चावल, गेहूं, दालें और कुछ मसाले भी। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहता है। रामू हर बार बाजार से बोरी भरकर सामान लाता, गांव में बेचता और अच्छा मुनाफा कमाता। कभी जो रामू अपनी जमीन खोकर बेबस हो गया था, वही आज पूरे गांव का सहारा बन चुका था। मेहनत और नेकदिली ने उसकी किस्मत को बदल दिया। जिस इंसान के पास अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए अनाज नहीं था, अब वही इंसान अपना घर, अपनी दुकान और अपनी पहचान बना चुका था। साहूकार का एक आदमी ये खबर साहूकार को जाकर बताता है। मालिक, वो रामू, वही गरीब किसान, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास नया घर है और गांव के चौक पर अपनी दुकान भी खोल ली है। क्या वो रामू जिसके पास खाने को दाना नहीं था? ये कैसे हो सकता है? साहूकार अपने आदमी से बात कर ही रहा होता है कि पीछे से रामू आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचता है। साहूकार जी, ये लीजिए आपके कर्ज के पूरे पैसे, और अब कृपा करके मेरी जमीन के कागजात मुझे वापस कर दीजिए। हाँ हाँ रामू, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारी जमीन के कागज वापस कर देता हूँ। धन्यवाद साहूकार जी, अब मेरी जमीन मुझे वापस मिल गई। रामू खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला जाता है। जिस जमीन को खोने के बाद रामू टूट गया था, आज वही जमीन उसे उसकी मेहनत और सच्चाई की ताकत से वापस मिल गई। ये रामू के पास इतना पैसा आया कहां से? इसका पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन जब रामू चोर बाजार के लिए जंगल की ओर निकला, तो उसे ये पता नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। साहूकार चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा था। ओह, तो रामू यहाँ से माल खरीदता है। ठीक है, कल मैं भी यहाँ आऊंगा और सोना खरीद लूंगा। फिर देखता हूँ कैसे रामू मुझसे आगे निकलता है। और साहूकार चुपचाप अपने घर लौट जाता है, ये सोचकर कि वह कल आएगा जब रामू वहां नहीं रहेगा। अगले दिन साहूकार चोर बाजार के लिए निकल जाता है।
अरे, ये चोर बाजार किधर गया? कल तो यहीं था। साहूकार इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह हैरान और गुस्से में खाली हाथ अपने घर वापस चला जाता है। साहूकार घर जाकर भी जंगल के चोर बाजार के बारे में ही सोच रहा था। रामू अपनी पत्नी से कहता है, मैं सोच रहा हूँ एक आखिरी बार चोर बाजार से कुछ खरीद लूं और सबका धन्यवाद कर दूं, क्योंकि उसी की वजह से हमें सब कुछ मिला है। जैसा आपको ठीक लगे। रामू जंगल के रास्ते पर जा रहा होता है कि तभी उसे वही साधु मिलते हैं जिन्होंने उसे चोर बाजार का रास्ता बताया था। प्रणाम साधु महाराज। कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं चोर बाजार की तरफ जा रहा हूँ। पर वो चोर बाजार अब वहां नहीं है। अब वो कहीं और लगा होगा, किसी और जरूरतमंद की मदद करने के लिए। इसलिए तुम घर जाओ और सुखी रहो। ठीक है साधु महाराज। और रामू वापस घर की तरफ चल पड़ता है। रामू घर लौट ही रहा होता है कि रास्ते में साहूकार मिल जाता है और कहता है, मुझे पता है तुमने सारा पैसा चोर बाजार से कमाया है। तुम जल्दी से मुझे उस बाजार का रास्ता बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब वो चोर बाजार वहां से कहीं और चला गया है और वो सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करता है। इसका मतलब तुम नहीं बताओगे? ठीक है, देख लूंगा मैं तुम्हें रामू। और साहूकार गुस्से में चला जाता है। अगली रात जब रामू अपनी दुकान बंद करके घर चला जाता है, उसके जाने के बाद साहूकार वहां आता है और उसके हाथ में जलती हुई मशाल होती है। और गुस्से से तिलमिलाया हुआ साहूकार आधी रात को चोरी छिपे रामू की दुकान को आग लगा देता है। जैसे ही वह भाग रहा होता है, गांव का सरपंच उसे देख लेता है, पर तब तक दुकान बर्बाद हो चुकी होती है और साहूकार भी वहां से भाग जाता है। अगली सुबह पंचायत लगती है। उसमें साहूकार और रामू को भी बुलाया जाता है। सुबह सुबह पंचायत क्यों बुलाई गई है? कोई जरूरी विषय है क्या? हाँ, कल रात किसी ने रामू की दुकान जला दी है। उसी बारे में सब चर्चा कर रहे हैं। ये रामू की दुकान किसने जलाई? साहूकार जी, इतने भोले मत बनो। कल मैंने तुम्हें रामू की दुकान जलाते हुए देख लिया था। और हाँ, कल ही इसने मुझे धमकी भी दी थी। बोलो साहूकार, तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? हाँ, मैंने ही गुस्से में आकर रामू की दुकान जलाई थी। मुझसे उसकी तरक्की देखी ही नहीं गई। साहूकार, तूने जमीन छीनी, कर्ज के नाम पर लूटा और अब दुकान भी जला दी। तू गांव में रहने लायक नहीं है। गांव वालों, गुस्से से नहीं, सच्चाई और मेहनत से ही इंसान जीतता है। साहूकार ने अपनी गलती मान ली है, अब उसे माफ कर दो। हाँ, पर साहूकार, तुम्हें रामू की दुकान दोबारा बनवानी पड़ेगी और गांव के सब किसानों का कर्ज आधा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आप सब कह रहे हैं वैसा ही होगा। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब लोग एकजुट होकर खड़े होते हैं